हेलो एवरीवन, वेलकम टू DICS। 1 अगस्त के MCQs हमारे पास रेडी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैव हाईएस्ट वेटेज अमॉन्ग द कोर इंडस्ट्रीज, कोर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज प्रिपेयर्ड एंड कंपाइल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बेस्ड ऑन 2011-12 बेस ईयर। सो देखते हैं क्या स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दैट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैव द हाईएस्ट वेटेज अमॉन्ग कोर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। अब लेट अस डिस्कस कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर हैं और उनके वेटेज का ऑर्डर क्या है। सो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स सबसे पहले नंबर पे आते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आता है स्टील, उसके बाद आता है कोल, उसके बाद आता है क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस, उसके बाद सीमेंट्स एंड उसके बाद फर्टिलाइजर। सो सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर्स का एंड सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है बिकॉज IIP रिलीज करता है CSO। एक्चुअली प्रीवियसली इट वाज CSO, लेकिन अभी उसका नाम बदल दिया गया है। एज ऑफ नाउ इट इज NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो इट इज रिलीज्ड बाय NSO एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 15% इन जून। दैट वाज इन न्यूज़ कि कोर सेक्टर का आउटपुट कम हुआ है। और इकोनॉमिस्ट ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये ट्रेंड आने वाले 2 महीने और चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, इट हेल्प्स इन जजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर। सेकेंड, लोअर फिस्कल डेफिसिट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो क्या सही है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2। सो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दैट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर मालूम चलती है फिस्कल डेफिसिट से। एंड दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि लोअर द फिस्कल डेफिसिट, जितनी कम होगी फिस्कल डेफिसिट उतना ही इकोनॉमी की स्टेबिलिटी अच्छी मानी जाती है। अब न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज फिस्कल डेफिसिट हैज़ ऑलरेडी टच्ड 83% ऑफ फुल ईयर टारगेट। जून तक का डेटा है हमारे पास। सो अप्रैल में जून सिर्फ 3 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में हमने 83% फिस्कल डेफिसिट कर ली है ऑलरेडी, और अभी 9 महीने और हैं। सो इस साल हमारी फिस्कल डेफिसिट टारगेट से बहुत ज़्यादा हो सकती है, दैट इज द एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये पूछा हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, द लेटेस्ट पॉलिसी इज साइलेंट ऑन टीचर्स एजुकेशन। दूसरा स्टेटमेंट, अंडर दिस पॉलिसी द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन। क्या सही है? सो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि ये पॉलिसी साइलेंट नहीं है टीचर्स एजुकेशन के बारे में, और ऐसा इसलिए है बिकॉज अ न्यू कॉम्प्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE विल बी फॉर्मुलेटेड इन कंसल्टेशन विथ NCERT। सो इसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, सो इन शॉर्ट NCFTE। सो इसका फॉर्मेशन होगा इन कंसल्टेशन विद NCERT। सो टीचर्स के एजुकेशन पे फोकस किया है इस पॉलिसी ने, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट सरासर गलत हो गया। एंड दूसरा स्टेटमेंट सही है, दैट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड। एंड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का हेड कौन होंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज केंद्रीय विद्यालय ने बताया है दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इंग्लिश ही रहेगा वहाँ पे। एक्चुअली ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज
this particular policy, the latest policy which has been released by Ministry of Education, उन्होंने ये उस पॉलिसी में ये आर्ग्यू किया गया है दैट मदर टंग में ही 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाएगा बच्चों को, ठीक है। बट वहाँ पे एक कंडीशन भी रखी है कि जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे ये किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को कवर नहीं किया है। न्यूज़पेपर सिर्फ ये बात बोलते हैं दैट मदर टंग में 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाएगा, बट द रियलिटी इज दैट जहाँ पे पॉसिबल है वहीं पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू मेंशन हियर इज दैट ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो है वो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। ये पॉलिसी सिर्फ एक फ्रेमवर्क डिजाइन करती है। स्टेट अगर चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं और ना चाहे तो फॉलो ना भी करे। इट इज अप टू स्टेट्स। Let us move ahead. Question number 4. Which of the following statements are correct about Public Safety Act 1978? Public Safety Act 1978 के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ solely used to maintain security in Jammu and Kashmir. Second, it enables authorities to detain any individual for 2 years without trial. So पहला स्टेटमेंट ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है और सोलली यूज किया जाता है टू मेंटेन सिक्योरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि अथॉरिटीज डिटेन कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल को फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। मजिस्ट्रेट के सामने रखने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रायल नहीं चलेगा। अथॉरिटीज अगर चाहें, दैट इज एग्जीक्यूटिव, अगर चाहे तो डिटेन कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। एंड तीसरा स्टेटमेंट है, द डिटेन्ड पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू मूव अ बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता है वो इंडिविजुअल। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। सो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट आजकल न्यूज़ में है इसलिए बिकॉज महबूबा मुफ्ती को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। अगस्त 5, 2019 को जो आर्टिकल 370 में चेंजेस किए गए और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिमूव किया गया, तो उस पर्टिकुलर स्टेप के दौरान गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स को डिटेन कर दिया था। डिटेन इसलिए किया था बिकॉज गवर्नमेंट थॉट कि पब्लिक सेफ्टी हैम्पर वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो महबूबा मुफ्ती अभी भी उस एक्ट के अंदर डिटेन्ड है, उनको रिलीज नहीं किया गया है। बाकी मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन रिलीज्ड। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है दैट जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 is a preventive detention law under which a person is taken into custody to prevent him or her from acting in a manner that is prejudicial to the security of the state or maintenance of public order. So पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही कि अथॉरिटी डिटेन कर सकती है 2 years के लिए किसी भी इंडिविजुअल को। एंड तीसरा भी सही है दैट ही डज नॉट हैव अ राइट टू बेल। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज साजिद लोन करके एक पॉलिटिशियन है, उनको रिलीज कर दिया गया है रिसेंटली डिटेंशन से। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंजॉयज ग्रेटर पावर्स देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। पहले पौंडीचेरी था, अभी पुदुचेरी हो गया है। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के पास ज़्यादा पावर होते हैं कंपेयर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चेंज द स्टेटस ऑफ दिल्ली टू गिव मोर पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट क्यों है वो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट तो हम सब लोग जानते हैं नॉर्मली कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ वो हमारी राजधानी भी है। एंड दैट इज़ वाई दिल्ली के जो एलजी होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होते हैं कंपेयर टू अदर एलजी, दैट इज़ एलजी ऑफ पुदुचेरी। And as far as 69th Constitutional Amendment Act is concerned, it amended Article 239AA of Constitution. You can note it down, Article 239AA of the Constitution, as well as the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991. And it has given Delhi with a special status where center, whose eyes and ears was and is LG, has much more prominent role than Puducherry. ठीक है। सो 239AA आर्टिकल को अमेंड किया गया और दिल्ली को स्पेशल पावर्स दिए गए विथ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। द ईयर वाज 1991।
न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज एलजी साहब ने जो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हैं उनकी गवर्नमेंट का प्रपोजल टू ओपन होटल्स एंड वीकली मार्केट्स उसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, सो एलजी के पास बहुत ज़्यादा पावर है दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA जिसको इन शॉर्ट कहते हैं हम। सो EIA के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है इट लुक्स इनटू द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट द असेसमेंट कैरिड आउट बाय एन एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी इज टू बी एक्सेप्टेड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। दूसरा स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी जो भी असेसमेंट कैरी आउट करती है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है या एक्सेप्ट कर लेती है। सो क्या स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है इंडिया में। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब ये होता है कि एनवायरमेंट के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, सो वो पहले ही असेस किया जाता है और उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी को, और एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी का जो भी असेसमेंट होता है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को दिया जाता है। एंड जनरली the regulatory authority, that is Ministry of Environment and Forest, is obliged to accept the decision of expert appraisal committee. So ordinarily expert appraisal committee की जो भी recommendation होती है वो environment ministry accept कर लेती है। So ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ steps लिखे हुए हैं कि EIA कैसे मूव करता है। So पहले स्क्रीनिंग होती है, बाद में स्कोप चेक किया जाता है, बाद में असेसमेंट एंड इवेल्युएशन होता है, देन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, फिर रिव्यू किया जाता है, डिसीजन मेकिंग होती है ऑन वेदर टू अप्रूव द प्रोजेक्ट और नॉट एंड अंडर व्हाट कंडीशन, एंड लास्ट वन इज मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, एनफोर्समेंट एंड एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। सो एक बार प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, बाद में जो भी कंडीशनलिटीज थी वो प्रोजेक्ट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी मॉनिटर किया जाता है। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स जो ड्राफ्ट EIA 2020 गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, सो उसके अंदर गवर्नमेंट EIA को बहुत हद तक डाइल्यूट करना चाहती है। एक्चुअली EIA ऑलरेडी टूथलेस टाइगर है इंडिया में, लेकिन जो ऑलरेडी जो भी थोड़ा बहुत टाइगर है उसको भी गवर्नमेंट केज कर देना चाहती है। ठीक है, सो दैट इज वाई मल्टीपल एक्सपर्ट्स आर क्रिटिसाइजिंग द ड्राफ्ट EIA प्रपोजल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी 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 important. Question number 7, which of the following pairs are matched correctly? So अर्बन मिशन दिए हुए हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स। पहला है स्मार्ट सिटीज मिशन, ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। दूसरा है हृदय मिशन, मेकिंग अर्बन पॉपुलेशन हेल्दियर। तीसरा है अमृत मिशन, बेसिक सिविक एमिनिटीज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या सही है ये पूछा गया है। सो आंसर 1 and 3। स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में सही लिखा है दैट स्मार्ट सिटीज it provides a smart solution for city infrastructure and services. दूसरा जो है हृदय मिशन, दैट इज हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, काफी अच्छा नाम है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, दैट इज हृदय। What it entails, it basically tries to provide better infrastructure and services in heritage cities like water, roads, street lights, increase security with CCTV cameras, toilets, and to preserve, conserve and revitalize heritage cities. So heritage cities जो होती है उनका holistic development हृदय के अंदर किया जाता है। So urban population को healthy बनाने का ऐसा कोई विचार गवर्नमेंट का नहीं है हृदय के अंदर। थर्ड इज अमृत। सो अमृत के बारे में स्टेटमेंट सही है। अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज लॉन्च्ड इन 2015 and it tries to provide basic civic amenities like water supplies, sewage system, urban transport, public parks as to improve the quality of life. So quality of life improve करने की कोशिश की जाती है स्पेशली पुअर सेक्शन की और डिसएडवांटेज्ड सेक्शन की। सो दैट इज अमृत मिशन। सो ये सही, ये भाई साहब गलत। सो आंसर C 1 and 3। न्यूज में किस लिए है? बिकॉज द कोविड-19 क्राइसिस एज अ मेट्रोपॉलिटन बैटल, दैट वाज द एडिटोरियल। सो हमारे पास अर्बन प्लानिंग अभी भी लैक करती है डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच मिशन।
अर्बन प्लानिंग अभी भी हमारी कहीं ना कहीं मिसिंग है, एंड दैट इज़ वाई ऐसे जो पेंडेमिक्स आते हैं उनका अर्बन एरियाज पे इम्पैक्ट बहुत सीवियर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ एनी सी और ओशियन? कौन सी ऐसी एशियन कंट्री है जो किसी भी समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, डज नॉट? सो ऑब्वियसली आंसर इज हमारा अफगानिस्तान, क्योंकि टर्की करता है। टर्की किससे करता है? ब्लैक सी से करता है। फिर टर्की मेडिटेरेनियन सी से भी करता है। उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान जो है वो कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। एंड यहाँ पे भी एक उज़्बेकिस्तान का शेयर्स बॉर्डर विथ अरल सी। यस, ये अरल सी है यहाँ पे। सो उज़्बेकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विथ अरल सी। टर्की के मामले में टर्की शेयर्स बॉर्डर विथ ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। कतर शेयर्स बॉर्डर विथ पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ के साथ कतर बॉर्डर शेयर करता है। एंड अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक कंट्री, कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है। और ये न्यूज़ में भी आता रहता है बिकॉज अफगानिस्तान तक आसानी से गुड्स पहुंच सकें, उसीलिए हमने ईरान को बोला था कि हम आपके यहाँ पे आते हैं और चाबार पोर्ट डेवलप करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा वो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज ईरान थोड़ी चाइना की साइड ले रहा है, और ईरान ने चाइना के साथ मिलकर इंडिया के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे कैंसिल कर दिए हैं। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज तालिबान ने सीज़ फायर अनाउंस किया था रिसेंटली ईद से पहले, और जब सीज़ फायर होता है, पीस होता है, तो उस टाइम पे जो अफ़गानिस्तान की को डेवलप करने की, उसको टेररिज्म से मुक्त करने की जो टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से हो सकती हैं। सो दैट इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज़ आर्ग्यूइंग, कि अफ़गानिस्तान की जो पीस टॉक्स हैं उनको एक नया विगर मिलना चाहिए इस टाइम में। Question number 9. Recently, the Andhra Pradesh government decided to have 3 capitals. 3 capitals का सोचा उन लोगों ने. Which of the following are possible benefit of having 3 capital? अब वो 3 कैपिटल उन्होंने क्यों बनाने का सोचा? बिकॉज वो सोच रहे हैं कि भाई एक जगह पे एग्जीक्यूटिव बैठेगा, एक शहर में लेजिस्लेचर होगा और एक शहर में जुडिशरी होगी। सो उनका ये मानना है कि ऐसा करने से डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होगा। सो क्वेश्चन यही बात कर रहा है कि भाई क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सो पहला है डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा इक्वल डेवलपमेंट इन द स्टेट, एंड तीसरा मोर वर्क इन लेस टाइम। सो क्या होना चाहिए? इससे 1 और 2 होगा, डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा और इक्वल डेवलपमेंट इन द स्टेट। अगर 3 सिटीज को कैपिटल बनाया जाता है तो सिटीज के आसपास के जो एरियाज हैं वो भी डेवलप होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर अलग अलग कोने में कैपिटल्स हैं, 3 कैपिटल्स हैं, तो ऑब्वियसली उन कैपिटल का डेवलपमेंट होगा, तो उस पूरे स्टेट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर एक ही कैपिटल है तो एक ही जगह पे डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और बाकी सारे पॉकेट्स में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज उसका ऑपोजिट होता है, लेस वर्क इन मोर टाइम, क्योंकि आपको 3 जगह पे ट्रैवल करना पड़ता है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव से काम है आप तो एग्जीक्यूटिव वाली कैपिटल में जाएंगे, अगर आपको लेजिस्लेचर से काम है तो आप वहां पे जाएंगे, और अगर आपको जुडिशरी से काम है तो आप तीसरी और सिटी में जाएंगे। सो इट इंक्रीजेस टाइम कंजम्पशन। सो आंसर इज 1 और 2। न्यूज में क्यों है? बिकॉज आंध्र प्रदेश गवर्नर ने 3 कैपिटल वाले जो बिल हैं उसको क्लियर कर दिया है, मंजूरी दे दी है। सो 3 कैपिटल होंगी। विशाखापट्टनम में होगा राजभवन, सेक्रेटरिएट एंड ऑफिसेज ऑफ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। अमरावती विल बी अ सीट ऑफ द लेजिस्लेचर। जुडिशियल कैपिटल के मामले में क्या बोलता है बिल? दैट द सीट ऑफ ऑल स्टेट जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन शेल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी लोकेटेड इन कुरनूल। सो 3 कैपिटल का जो फॉर्मूला है उसके अंदर 3 शहर कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम है, अमरावती है एंड कुरनूल है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। इंडिया, नेपाल एंड यूनाइटेड किंगडम साइंड अ ट्रीपैट्रिएट एग्रीमेंट इन 1947 टू। बहुत न्यूज में है ये। सो ए है सीसीड सम एरियाज फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, बी एंट्री ऑफ गुरखा सोल्जर्स इनटू इंडियन आर्मी, सी मेक नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो अगर आप न्यूज़पेपर से इत्तेफाक रखते हैं तो आप जानते होंगे कि बी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। सो 1947 में इंडिया, नेपाल एंड यूके ने एक ट्रीपैट्रिएट एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत
गुरखा सोल्जर्स की इंडियन आर्मी में एंट्री कराई गई थी। सो उस टाइम के जो गुरखा सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, वो डिवाइड किए गए बिटवीन यूके एंड इंडिया। सो करंट जो गवर्नमेंट है, नेपालीज गवर्नमेंट, वो थोड़ा उसका एंटी इंडिया स्टैंड है, एंड दैट इज वाई वो लोग ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं पब्लिकली दैट 1947 पैक्ट इज रिडंडेंट, कोई काम का नहीं है। हाँ, बट अलॉन्ग विद दैट वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया चाहे तो इंडिया नेपाल बायलैटरल एग्रीमेंट कर सकते हैं इसके लिए, गुरखा सोल्जर्स के लिए। एंड द मेन रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम बिटवीन इंडो नेपाल रिलेशन इज द कालापानी रो, एज यू आर अवेयर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सजेशंस हैं आपके तो कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।